हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है लर्न एवरीडे विद उमा में। हम यहाँ सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं। टारगेट सीजी सेट है हमारा। हमारी तैयारी जीत की बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो वीडियो। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि हम अभी साइकोलॉजी जो हमारा पेपर 2 है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हाँ, आज का हम मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं। एवरी पेज यू स्टडी टुडे इज वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम जॉब टुमारो। ठीक है, तो एवरी पेज यू स्टडी टुडे इज वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम जॉब टुमारो। ओके, सो हमको हर दिन एक एक स्टेप लेना है और आगे बढ़ना है हमारे ड्रीम्स की ओर। तो चलो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी तैयारी में। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। हमने स्कूल्स देख लिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देन हमने देख लिया अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। फिर हमने देख लिए फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। देन हम और क्या देख चुके हैं, हम कुछ फिलोसोफर देख लिए हैं। ग्रीक फिलोसोफर के बारे में हमने पढ़ लिया है। और क्या कर लिया है हमने, चलिए बताइए। हमने नेचर वर्सेस नेचुरल, नर्चर वर्सेस नेचुरल और नेचुरल वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। फिर हमने पैराडिग्म देख लिया। एलिमेंट्स देख लिए, उसके कौन कौन से होते हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्सियोलॉजी। फिर हमने देख लिया पैराडिग्म शिफ्ट। एक सेकेंड, हमने देख लिया पैराडिग शिफ्ट। हमने देख लिया मोनिस्ट और डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। मोनिस्ट और डुअलिस्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, अटैच कर दिया है, पिन कर दिया है, वॉटएवर आप वहां से देख सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लर्न एवरीडे विद उमा में मिलना है। ठीक है, वहां पर आपको जुड़ना है। लर्न एवरीडे विद उमा करके टेलीग्राम है, वहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं और वहां से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। देन अब देखते हैं हम प्लेटो के बारे में। प्लेटो ने बहुत सारे एलिगेरिस लिखे हैं जो कि बेस्ड हैं सोक्रेट्स के कामों पे। क्योंकि सोक्रेट्स थे वो बिल्कुल भी क्या नहीं करते थे, वो लिखते नहीं थे, केवल अपनी फिलॉसफी वर्बली लोगों को बताते थे जिससे लोग उनके बारे में जानते थे। लेकिन प्लेटो ने क्या किया, आफ्टर डेथ ऑफ सोक्रेटिस उन्होंने थ्योरीज लिखना चालू किया। ठीक है, इसी इसी में आगे उन्होंने लिखा है एलिगरीज ऑफ केव। ठीक है, केव की एलिगरीज यानी स्टोरी होता है। ठीक है, गुफा, प्लेटो की गुफा की उपमा। ठीक, तो इसको हम कहानी के रूप में सुनते हैं ताकि हमको ये इंटरेस्टिंग लगे। ठीक, तो एक केव रहता है, ठीक, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कैदी जिनको बचपन से ही या फिर उनका जब से परसेप्शन चालू हुआ रहता है तब से उनको एक गुफा में कैद कर दिया जा रहता है, उनको जंजीरों से बांध दिया गया होता है। ठीक, तो
गुफा में कैदी रहते हैं। अब मेरे को बनाना नहीं आता, ये तो पहाड़ बन गया, लेकिन चलो इसी के अंदर हम गुफा का इमेजिनेशन कर लेते हैं। बहुत सारे कैदी यहाँ पर क्या थे, बंधे हुए थे चैन से, ये चैन से बंधे हुए थे, ठीक है, ये बंधे हुए हैं और यहाँ पर केव में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केव के यहाँ पर क्या हो रहा है, आग जल रहा है, लकड़ी का यहाँ पर आग जल रहा है, ठीक है, जिससे इनको रोशनी मिलते जा रही है, रोशनी और गर्मी मिलते जा रही है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर से केव के बाहर से कोई जानवर गुजरता है, एनिमल्स, अब मैं बना नहीं सकती इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, एनिमल्स पार हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लेम है, फायर है, तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, कोई भी एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, उसकी आकृति यहाँ पर इनके पास बन रही है और इतने बड़े रूप में बन रही है, बिग इमेज क्रिएट हो रहा है शैडो का, ठीक है। तो ये डर जाते हैं कि बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो हमको हार्म पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छा यहीं की जीवन अच्छा है, ये जंजीर हमारे लिए अच्छा है, ये हम दोस्त यहाँ पर कम से कम दिन भर मिलके बात करते हैं, ठीक, काम करते हैं, जो भी है, लेकिन यही दुनिया की रियलिटी है और यहीं पर हम बहुत खुश हैं। तो अब क्या होता है, कुछ दिन बाद एक प्रिजनर होता है, वो बाहर चला जाता है, केव से बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे ही वो केव से बाहर आता है, उस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, सन की रोशनी पड़ती है, सन की रोशनी पड़ी इसके ऊपर, तो ये डर गया, अरे बाबा रे ये क्या है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो फायर की रोशनी ही देखी है जिंदगी भर, तो सन की रोशनी को देख के क्या हो गया, ये डर गया। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ा, फॉरेस्ट दिखा इसको, बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे, ठीक है, तो इसने क्या किया, पेड़ से एक फल खा लिया, ठीक है, फल निकाल के खाया, देखा कि हाँ बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, एक दो दिन इसने बाहर रह के देखा, इसको अच्छा लगा। अब ये क्या किया, वापस गया और अपने दोस्तों को बोला कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, चलो हम चलते हैं, सबके सब फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, क्योंकि उनको लगता है जीवन की रियलिटी यही कहीं है, बस यही है, बाहर की दुनिया बहुत गंदी है, बहुत ही भयानक है, क्योंकि इनको बाहर की दुनिया के बारे में कोई परसेप्शन नहीं है, ठीक। तो ये है हमारी केव एलिगरी की स्टोरी। अब हम देखते हैं, ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो हम देखते हैं अब ये कहना क्या चाहते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, मनोवैज्ञानिक अर्थ। केव क्या प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट इग्नोरेंस, अज्ञान का प्रतीक है, कौन, केव। चैन रिप्रेजेंट या जंजीर जो लगे हुए हैं वो रिप्रेजेंट लिमिट थिंकिंग एंड फॉल्स बिलीव, एंड शैडो रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट आर फॉल्स नॉलेज, sunlight represent truth and wisdom, and the freed prisoner represent an educated and enlightened person, okay। तो this is the meaning of cave allegories। अगर हम इसको आम भाषा में देखें या अपने आज की जिंदगी में हम इसका प्रयोग देखें, तो क्या होता है, सोशल मीडिया का हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि लोग बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट डालते हैं, हम उसको देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है। टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें अच्छा अच्छा दिखता है, दो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे हैं, आपस में वीडियो बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो रियलिटी है, वो अपने दिन भर की 30 से 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का भी वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं और आप उसी को ही रियलिटी समझ रहे हो, जबकि वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो आप जी रहे हो, लेकिन आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो गए हो, आप उस अज्ञानता को देख नहीं पा रहे हो, आप क्या नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं रहे हो कि वो दिखाना चाहते हैं, वो आपको इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, आपकी लाइफ है,
आप उसको किस तरह से अच्छे डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, बुरे डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। नेट पैकेज सबके पास है। आप देखिए उस नेट का आप किस तरह से यूज कर रहे हो, पढ़ के या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके। और आप उस उन लोग को क्या करते हैं, हम जनरली वहां से अपने लाइफ को भी जोड़ते हैं। देखो वो कितने खुश हैं, आज उन लोग कश्मीर गए, आज उन लोग हैदराबाद घूमने गए, आज उन लोग कन्याकुमारी घूमने गए। ठीक है, पति पत्नी कितना खुश है, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, और हम अपने घर में क्लेश मचा रहे हैं इसके कि हमको भी जाना है। भाई उनकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। आप कंपेयर करना है तो हर मैटर में कीजिए, नहीं करना है तो रहने दीजिए। आपकी जिंदगी आप देखिए आपको किस तरह से अच्छा बनाना है। तो इस थॉट को सोचिए, प्लेटो ने कब एक्सप्लेन किया था, जब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 1427 टू 347 बीसी में किया था, जब ये सब चीज बना ही नहीं था, और आज भी ये लागू हो रहा है हमारे जीवन में। तो फिलॉसफी कितना उनका पुराना है और कितना सटीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एलिगरीज देखते हैं। प्लेटो चैरियट एलिगरी। चैरियट एलिगरी में प्लेटो ने इतना सारा लिखा है, ये आपके लिए नोट्स हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, देन देखते हैं कि हमने पेज छोड़ा है कि नहीं। हाँ, हमने छोड़ा है। तो क्या होता है, हमारा जीवन है, हमारा जीवन क्या है, एक रथ के समान है, चैरियोट के समान है। ठीक है, रथ के समान है जिसको दो हॉर्स, ये हमारा जीवन रूपी रथ है। ठीक, ह्यूमन बी की जीवन, लाइफ, जीवन रूपी जो रथ है उसके दो क्या है, घोड़े हैं। एक है ब्लैक हॉर्स, एक है व्हाइट हॉर्स। ब्लैक हॉर्स क्या है, ब्लैक हॉर्स है आपका मॉर्टल है। एक सेकेंड, ये ब्लैक हॉर्स आपका मॉर्टल है, मर सकता है। ठीक है, अनडिजायर्ड, एक सेकेंड, तो देखते हैं ब्लैक हॉर्स हमारा क्या है, मॉर्टल है, अनडिजायर्ड, अनडिजायरिंग सोल है। ठीक है, और क्या है, और ये फ्रॉइड की अगर तुलना किया जाए फ्रॉइड की थ्योरी से, तो ये इड जैसा है, जिद्दी, उसको तुरंत अपना नीड को पूरा करना है। ठीक है, तो व्हाइट हॉर्स क्या है, इमोरल है, इनमॉर्टल है, नहीं मर सकता है। ठीक है, मॉरल है, वो समझता है कि सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये क्या है, डिजायर सोल है, डिजायर सोल। ठीक है, अगर हम इसका कंपेयर इट से करते हैं तो हम इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं, सुपर ईगो से। ठीक, और हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है, सोल है, और इनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग, इंसान अपना डिसीजन खुद लेता है, वह रेशनल सोल, रेशनल सोल है। दिमाग में रेशनल सोल है, वह रेशनलिज्म करके, तर्क वितर्क करके, ये दोनों आपस में हमेशा इम्बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमेशा जीवन में देखिएगा हर किसी के लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, वैसे ही ब्लैक हॉर्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है,
ईड जैसे जिद्दी है, वो तुरंत उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तुरंत उसको उसका नीड फुलफिल होना चाहिए। लेकिन सुपर ईगो उसको रोकता है। इस चक्कर में ये दोनों के बीच में फ्लैक्चुएशन ऑफ थॉट होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट होते रहते हैं। उसको सही सलामत संभाल के रखने की जिम्मेदारी है रीजन सोल की, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है ह्यूमन बीइंग की। इसको चैरिटियर्स की जिम्मेदारी होती है। मतलब जो रथ को चलाने वाला है, ये जीवन रूपी रथ को चलाने वाले जो चालक है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ब्लैक हॉर्स को भी संभाले और व्हाइट हॉर्स को भी संभाले। तो दैट अबाउट चैरिटियर एलिगेरी। ओके, अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है। चैरिटियर इज अ रीजन, ओके, जस्ट लाइक ईगो। ये दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करता है। वाइस है, बहुत बुद्धिमान है, रेशनल है, कंट्रोल बिहेवियर करता है एंड मेक डिसीजंस। व्हाइट हॉर्स है, वह स्प्रिट है। ये क्या है, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, सुपर ईगो से कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, फ्रॉइड थे, वो इनसे प्रभावित हुए थे, प्लेटो से, ठीक। ये करेज, इसमें करेज है, ऑनर है, डिसिप्लिन है, एम्बिशन है और मॉरल मोटिवेशन है। ब्लैक हॉर्स एपेटाइट है, ये क्या होता है, आईडी के समान है। प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इमोशनल है, ग्रीडी है, लस्ट एंड इम्पल्सिव इंस्ट्रिंग्स है इसका। तो ये दोनों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, चैरियोटर की रहती है, ठीक। देन यहाँ पर से हमारा प्लेटो का अध्याय खत्म हुआ। आप अच्छे से पढ़िए, इसमें से आता है क्वेश्चन। देन हम आते हैं विलियम वुंड की तरफ। वुंड, ठीक है। तो विलियम वुंड के बारे में आप क्या जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं, ठीक है। इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी में ड्रास्टिकली चेंज लाया। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन लाया। फर्स्ट लेबोरेटरी इन्होंने 1879 में जर्मनी में खोला, ठीक है, इनिशिएट किया। इस तरह से ये क्या बन गए, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जिस समय साइकोलॉजी के बारे में सोचना पढ़ना बहुत मुश्किल था, उस समय में इन्होंने साइकोलॉजी का लेबोरेटरी स्थापित किया। और ये क्या थे, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे, ठीक है। ये क्या और इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, यह स्ट्रक्चरिज्म का न्यू रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक। हालांकि हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म या फिर इस्टेब्लिश किसने किया बोलते हैं, टिंचनर ने किया, लेकिन एडवर्ड टिंचनर ने किया, लेकिन इन्होंने मेन उसकी आधारशिला रखी। देन इनके जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का नाम इंट्रोस्पेक्शन था। ये क्या करते थे, इनके लैब में खुद इंसान आते थे, साइकोलॉजिस्ट आते थे, इनसे सीखते थे, इनको इनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, किस तरह से इन्होंने स्टडी किया, किस तरह से इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस किया, इमीडिएट एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपोजर टू द स्टिमुलाई। ये देखते थे कि in which trained participant carefully observe and report their immediate conscious experience after exposure to the stimuli। किसी स्टिमुलाई से एक्सपोजर किया जाता था पार्टिसिपेंट का, और वो अपने इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करते थे। इन्होंने लगभग हजारों की तुलना में पार्टिसिपेंट लाए, उसके बाद इन्होंने
अपना एक्सपेरिमेंट लिखा। वुन प्रपोज दैट ह्यूमन माइंड एक्टिवली ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस इंस्टेंट ऑफ पैसिवली रिसीव देम। ह्यूमन का माइंड जो होता है वह जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसको केवल क्या नहीं करता है, पेसिवली रिसीविंग नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, एक्टिवली ऑर्गेनाइज भी करता है। ही ट्राई टू रिड्यूस कॉन्शियस थॉट इन रिप्रेजेंटेशन, फीलिंग एंड विल। बेसिक मेंटल प्रोसेस इज स्टडी बाय इट। बेसिक मेंटल प्रोसेस को उन्होंने इसी के द्वारा अध्ययन किया। इन्होंने कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंटेशन, फीलिंग और विल में स्टडी किया। ठीक, फिर इन्होंने ये वाला मेथड जो एक्सपेरिमेंटल था, जाहिर सी बात है ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है। इन्होंने क्वालिटेटिव मेथड में भी आगे क्या किया, अध्ययन किया, जिसका नाम है कल्चरल साइकोलॉजी। इसको फोल्कर साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हायर मेंटल प्रोसेस कैन नॉट बी फुल्ली स्टडी इन द लैबोरेटरीज। जो हायर मेंटल प्रोसेस है, लाइक लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, मीथ, कल्चर, इसको हम लैबोरेटरी में स्टडी नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव मेथड से हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ये कल्चरल साइकोलॉजी थी वह क्वालिटेटिव मेथड पे बेस्ड थी, सब्जेक्टिव थी। ठीक, इस तरह से इन्होंने दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में स्टडी किया। अब देखते हैं मेजर थिंकनर एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च। और भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर आए, उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपको मेरा ये सेशन कैसे लग रहा है आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए, ताकि मुझे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थॉमस हॉबर, थॉमस हॉबिस जो थे वो कौन थे, फिलॉसफी वाले थे। ये मटेरियलिस्टिज्म में बिलीव करते थे। ये क्या है, एक मोनिस्ट का टाइप है। ठीक है, मोनिस्ट का टाइप है, मटेरियलिज्म के सपोर्टर थे। ये बिलीव करते थे कि हर चीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो केवल हमारा क्या है, हमारा फिजिकल वर्ड है, वही सही है, वही सब चीज है। बॉडली मोशन इज एवरीथिंग। ठीक, द माइंड रिजल्ट फ्रॉम बॉडली मोशन। माइंड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी मोशन कर रही है। ठीक, ये इनका मानना था। फिर जॉन लॉक, जॉन लॉक को, ये भी फिलॉसफी वाले थे, इनको ब्रिटिश इंपेरिसिज्म का फादर बोले जाते हैं, ब्रिटिश इंपेरिसिज्म के फादर बोले जाते हैं। इन्होंने क्या दिया, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया। टेबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लाइट। जब हम पैदा होते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग या फिर उसका पूरा एक्सपीरियंस, माइंड, उसका पूरा माइंड होता है वह ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जैसे जैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, तब उसके ये ब्लैंक स्लेट में कुछ कुछ लिखते आता है। जैसे हम पीपीटी बनाते हैं, ब्लैंक सीट आता है, फिर धीरे धीरे हम कुछ लिखते जाते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है, नॉलेज के अकॉर्डिंग हम, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं, हमारी जिंदगी इसी तरह बनती है। ये किसका कहना है, जॉन लॉक का कहना है। कार्ल प्रॉपर, कार्ल प्रॉपर कौन थे, फिलॉसफी ऑफ साइंस थे। इन्होंने फैल्सिफिकेशन प्रिंसिपल दिया। फैल्सिफिकेशन प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ, ये मानते थे कि कोई भी थ्योरी होती है वो आगे चल के क्या हो सकती है, उसको फॉल्स भी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला बाकी सभी साइंटिस्ट से कि प्रिंसिपल ऑफ फैल्सिफिकेशन एंड रिस्क प्रिडिक्शन
के बारे में इन्होंने बताया कि हमें एबल होना चाहिए कि हम रिस्क को प्रिडिक्ट कर सके, कौन कौन से रिस्क इन फ्यूचर आने वाले हैं, और फेल्सिबिलिटी भी हो सकती है हमारे थ्योरीज में। तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? कार्ल प्रॉपर ने दिया। थॉमस कुन, थॉमस कुन कौन थे? हिस्ट्री वाले थे, फिलॉसफी ऑफ साइंस से थे। इन्होंने पैराडिग्म एंड पैराडिग्म शिफ्ट के बारे में बताया। और आगे आते हैं पॉल, ये कौन थे? फिलॉसफी ऑफ साइंस के थे। इन्होंने बताया कि नो सिंगल यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड इज एक्सिस्टेंस, कोई भी सिंगल यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ये समझना चाहिए कि नए नए इनोवेशन होते जाएंगे, रूल्स बनते जाएंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल बनते जाएंगे। रूल बनते ही हैं टूटने के लिए। तो ये विश्वास करते थे कि रूल्स आज जो बना है, जिसको स्ट्रिक्टली हम साइंटिफिक मेथड में फॉलो कर रहे हैं, कल के दिन ये उस चीज को क्या नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन बदलते रहता है, हर क्या बोलते हैं, नए नए चैलेंजेस आते जाते हैं। अगर देखा जाए मेथोडोलॉजी के फील्ड में, अपने रिसर्च के फील्ड में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी मेथड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड है। देयर इज अ चांसेस ऑफ फैल्सिफिकेशन या देयर इज अ सम चांसेस ऑफ एरर। देन ये जो मैंने अभी बताया उसी का हिंदी वर्जन है। देन हम रेने देकार्ट को बारे में देखते हैं। रेने देकार्ट के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक। रेने देकार्ट जो थे वो फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटर एक्शनिज्म के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि माइंड और बॉडी होता है, वह क्या होता है, माइंड और बॉडी होता है वह सेपरेट रहता है, लेकिन वो एक पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया? कोनोरियम। अभी इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। और इन्होंने इनका फेमस स्टेटमेंट दिया, कार्गिटो अर्गो सोम, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन प्रिस्ट यानी कि चर्च के मेंबर थे, ठीक। ये क्या कौन से उसमें बिलीव करते थे, यहाँ पर हम लिस्ट आउट कर दे रहे हैं। यह डुअलिटी पे, डुअलिज्म पे बिलीव करते थे। ये क्या थे? ये फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म है। इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा जॉन लॉक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। ये इन्होंने साइंटिफिक मेथड पे जोर दिया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस रेदर देन ट्रेडिशनल एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा प्रेशर किया, एक्सपेरिमेंट पे जोर दिया। और इन्होंने क्या किया, चलिए बताइए। आप लोग सब पढ़ चुके हो ना, यहाँ पर रिवीजन चल रहा है ना। ये क्या करते थे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते थे। एम्पिरिसिज्म के फाउंडर थे। इंडक्टिव रीजनिंग पे ज्यादा इनका फोकस था। PIG, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक। ये रिजेक्ट करिए किसको? इननेट नॉलेज। तो ये सब है किसके बारे में? फ्रांस बेकन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूल कांत के बारे में। इम्यूल कांत कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। एक सेकेंड। ये इम्यूल कांत कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। ये रेशनैलिटी ही अटेम्प्ट टू
रिकॉन्सिल रेशनैलिटी। इन्होंने बोला कि स्टॉप फाइट या स्टॉप द डिस्कशन बिटवीन द डुअलिज्म एंड मोनिस्ट। ठीक है, इन्होंने बोला बहुत हो गया भाई आर्ग्यूमेंट डुअलिस्ट और किसके बीच में, मोनिस्ट के बीच में। हम दोनों चीजों को एक साथ मिलके जो नॉलेज बनाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने दोनों को स्वीकार करने के बारे में बोला, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म क्या बिलीव करते हैं, इनेट नॉलेज के लिए, ठीक है, और ये एम्पिरिसिज्म ऑब्जर्व नॉलेज के लिए। नॉलेज पे विश्वास करते हैं जो ऑब्जर्व हो जाए, ठीक, और ये इनेट नॉलेज पे विश्वास करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो नॉलेज जो हमारे बर्थ के पहले हमारे दिमाग में रहता है, जो हमारा इनेट रहता है, बर्थ से बाय बर्थ हमको मिलता है, इसको इन्होंने प्रियोरी नॉलेज बोला। क्या नॉलेज बोला, प्रिओरी नॉलेज, ये ओ है ना, ओ नॉलेज। और जो एम्पिरिसिज्म या ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होती है उसको इन्होंने पोस्टीरियर नॉलेज बोला। ठीक है, पोस्टीरियोरी नॉलेज, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है इसलिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या बोला, पोस्टीरियोरी नॉलेज। और ये दोनों नॉलेज को जोड़ के बनता है हमारा होल नॉलेज सिस्टम। तो हम किसी एक नॉलेज पे ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, हमको दोनों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये किनका कहना था, इम्यूल कांत का कहना था। ठीक है, तो ये डुअलिस्ट थे नहीं, ये मोनिस्ट थे नहीं, ठीक है, ये ना ही डुअलिस्ट थे ना ही मोनिस्ट थे, इन्होंने दोनों को सपोर्ट करके हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फ्रेंच ब्रेंटेनो के लिए। फ्रेंच ब्रेंटेनो कौन थे, ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक्ट साइकोलॉजी की स्थापना की। अब एक्ट साइकोलॉजी क्या होता है, इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी शुड स्टडी मेंटल एक्ट रेदर देन मेंटल कंटेंट। ठीक है, हमें ब्रेन के या नहीं माइंड के, उस समय माइंड चल रहा था, माइंड की कंटेंट के बारे में ना पढ़ के हमको उसके एक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। और माइंड का एक्ट क्या क्या है, मेंटल एक्ट क्या क्या है, थिंकिंग, जजिंग, परसीविंग, रिसीविंग, रिमेंबरिंग, लव एंड हेट, दैट इज द एक्ट ऑफ मेंटल। ओके, दिस इज मेंटल एक्ट, ओके, एक्ट ऑफ माइंड। ओके, इन्होंने और कॉन्सेप्ट क्या दिया, इन्होंने इंटेंशनलिटी कॉन्सेप्ट दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशनलिटी, एवरी मेंटल एक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। हर मेंटल एक्ट होता है वह किससे बना होता है, किससे स्टार्ट होता है, कोई ना कोई उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। हम किसी के बारे में सोचेंगे, कब सोचेंगे, जब हमको वो सामने दिखे या फिर हम उसको पहले देख चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में ही सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट एन एग्जाम, हमको पता है एग्जाम कैसे होता है, इसलिए हम उसके बारे में थिंक कर रहे हैं। लविंग समवन, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम सोच रहे हैं तब हम उसको लव कर पा रहे हैं। ठीक है, चाइल्डहुड इवेंट को हम याद करते हैं, हंसते हैं बच्चों के साथ, अपने क्या बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो ये क्या होता है, इवेंट हो या ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ होता है जिसको हम मेंटल एक्ट के रूप में जानते हैं। तो इसको देखते हैं, इंटेंशनलिटी का मेन क्या होता है। इंटेंशनलिटी होती है वो दो चीजों से बनी होती है, कौन कौन सा, मेंटल ऑब्जेक्ट
और एक होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी आप टेबल चेयर में बैठे हो, आप एक साथ कितने सारे चीजों को देख रहे हो, बहुत सारे चीजों। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है वो कितना हो सकता है, एक साथ मेनी हो सकता है, मेनी एट अ टाइम, ठीक। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इन क्या कर सकते हैं, इनको हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, इसको छू के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको इंटरनली और एक्सटर्नली हम परसीव कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन परसीव इट बाय इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ओके। देन मेंटल ऑब्जेक्ट, मेंटल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेंटल ऑब्जेक्ट वन एट अ टाइम, एक समय में एक ही होता है, इसको हम केवल इंटरनली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल ऑब्जेक्ट को हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओके। तो दैट इज दैट, इट इज अ इंटेंशनलिटी। देन विलियम डेल्थी, लास्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक है विलियम डेल्थी। विलियम डेल्थी कौन थे, ये जर्मन फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस एंड नेचुरल साइंस को क्या किया, अलग अलग किया, ठीक है, बताया। चलिए देखते हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी। इन्होंने सजेस्ट किया, डेल्थी proposed description psychology which aim to understand and describe lived human experience rather than explain it only through experiment। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, उसको उसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही करनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे इमोशन, थॉट, वैल्यू, इंटेंशन में आप क्या कॉज एंड इफेक्टिव स्टडी करते रहोगे, हाँ, क्या एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ये बोला इन्होंने। इन्होंने सेकंड दिया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है वर्स्टेहन, वर्स्टेहन, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ही आर्ग्यू दैट ह्यूमन बिहेवियर शुड बी अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेट इट्स मीनिंग, मोटिव एंड कॉन्टेक्स्ट रेदर देन ओनली आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी दिया, इन्होंने रिजेक्ट किसको किया, रिजेक्ट एक्सपेरिमेंट, रिजेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन साइकोलॉजी, ओके। और इन्होंने क्या किया, ह्यूमन साइंस एंड नेचुरल साइंस के बीच अंतर दिखाया। इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो क्या है, वो नेचुरल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है, ठीक है। नेचुरल साइंस कौन होते हैं, जो फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, वो क्या है, नेचुरल साइंस है। ह्यूमन साइंस मतलब ह्यूमन लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, कल्चर रहता है, हिस्ट्री रहता है, ये कम अंडर द नेचुरल नॉर्मल साइंस, ह्यूमन साइंस, नॉट नेचुरल साइंस, ओके। फिर नेक्सस देखते हैं, लास्ट नेक्सस इज गिवन बाय द आल्सो विलियम डेल्थी। देन नेक्सस क्या होता है, नेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इसको हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, मेंटल लाइफ is not made up isolation thought or feeling, instead all experience are interconnected and form a meaningful whole, okay। our all experience is known as nexus। जैसे कि एग्जाम्पल,
explain psychological event is connected with our past experience, our present circumstance, future's goal, पर्सनल वैल्यू एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इन्होंने बताया कि नेक्सस के बारे में क्या है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो नेक्सस इन्होंने बोला दो टाइप के होते हैं, लिव्ड नेक्सस एंड साइकी नेक्सस। लिव्ड नेक्सस क्या होता है? लिव्ड नेक्सस ये होता है कि जो हम कंटिन्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस, हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस। जैसे कि हम रोड से जा रहे हैं, हमको कुत्ता दिख गया, हाँ हमको गाड़ी दिख गया, हमको एक आंटी दिख गई, बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिख गए, ये हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है। फिर हम जो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डेली एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है लिव्ड नेक्सस। ठीक, फिर इसमें से फिल्टर होके जाता है हमारा एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस इस फॉर्म ऑफ मेमोरी। जैसे कि वहां हम रोड से गुजरे तो हमको कुत्ता काट दिया, अब कुत्ते काटने का जो एक्सपीरियंस है वो साइकी एक्सपीरियंस है। तो ये जो समरी होता है एक्सपीरियंस का कि हमें कुत्ता काट दिया, तो फिर हम दूसरे बार से उस रोड में जाने से डरेंगे। ठीक है, हमको पता चल गया कि कुत्ता काटने से हमको 5 इंजेक्शन लगेगा, तो ये इंजेक्शन जो कंक्लूजन निकलता है वो होता है साइकी नेक्सस। लिव्ड नेक्सस में कोई अनफिल्टर्ड होता है और साइकी नेक्सस होता है वो फिल्टर्ड होता है। ओके, देन आता है हर्मेनिस्टिक। हर्मेनिस्टिक इज अ नथिंग बस साइंस एंड आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। साइंस एंड आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसका मेनली यूज कहाँ होता था? रिलीजियन एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट में इसका यूज होता था। अकॉर्डिंग टू द डेल्थी, साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट मियरली एक्सप्लेन बिहेवियर, दे शुड इंटरप्रिटेट इट्स मीनिंग, इट्स कॉल्ड हर्मेनिस्टिक। ओके, साइकोलॉजिस्ट को केवल बिहेवियर को नहीं समझना है, बल्कि उसको इंटरप्रिट करना है कि उस बिहेवियर के पीछे का मीनिंग क्या है। जैसे कि एक पर्सन है, वो रो रहा है, तो आप केवल उसको इमोशन को ही मत देखिए कि वो रो रहा है, वो इमोशनल है। व्हाई इज द पर्सन क्राइंग, वो क्यों रो रहा है? व्हाट डज द क्राइंग मीन्स, वो उसके क्राइंग का मीनिंग क्या है? व्हाट लाइफ एक्सपीरियंस प्रोड्यूस दिस इमोशन, दैट कल्चर मीनिंग डज क्राई हैव। फिर लास्ट, द इंटरप्रिटेशन इज क्या बोलते हैं? हार्मोनिस्टिक। इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोनिस्टिक। ठीक है, तो हमने डेल्थी के बारे में क्या क्या देखा? हमने डेल्थी के बारे में देखा कि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है, उन्होंने ह्यूमन साइंस और नेचुरल साइंस को अलग अलग किया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट किया, नेक्सस के बारे में बताया, नेक्सस इज नथिंग बट एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, देन हार्मोनिस्टिक के बारे में बताया। इस तरह से हमारा साइकोलॉजिस्ट का पार्ट ये खत्म होता है। अब कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ईस्टर्न साइकोलॉजी। ये सब था वेस्टर्न साइकोलॉजी। ठीक, कल हम पढ़ेंगे ईस्टर्न साइकोलॉजी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो लर्न एवरीडे विद उमा, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।